नमस्कार, आपका स्वागत है अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी 59 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। सुनिए। देखिए, केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जितने नाम गए थे उन नामों में से आज 59 विधानसभाओं में एक एक नाम का ऐलान किया है, एक एक नाम का चयन किया है। और जिन प्रत्याशियों को जिनको भी अभी चुनाव के लिए अधिकृत किया है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। और जो लोग जो वंचित रह गए हैं वो भी हमारे एक से एक योग्य हैं। चूँकि एक ही व्यक्ति का एक विधानसभा से चयन होना था, इसलिए एक चयन हुआ है। बाकी लोग सभी लोगों से ये है कि वो सभी लोग चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी का सहयोग करेंगे और पार्टी संगठन निश्चित रूप से सभी के बारे में, क्योंकि बीच में बहुत बार ऐसी बातें आई थी कि मुझे कहीं और से चुनाव लड़ना है, कोई कहीं से अलग अलग जगह से बातें उठी थी। लेकिन मैंने तय किया कि मेरी जन्मभूमि है, मेरा एक तरह से कर्म भूमि है। बचपन से मैं जब से बड़ा हुआ मैं खटीमा में रहा हूँ और खटीमा का ही हूँ। खटीमा के लोगों ने ही मुझे अवसर दिया, खटीमा के लोगों ने ही मुझे लगातार उस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बनाया। तो अंततः पार्टी ने भी मुझे वहीं से अधिकृत किया है। मैं खटीमा की महान जनता का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा मौका दिया है। पार्टी हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ से मैदान में उतारा है। मुझे मिला है, मेरी पार्टी ने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ये अवसर दिया था कि मैं जनता के बीच में जाऊं। और मैंने कोशिश की है इन दिनों में जो भी मेरे से हो सकता है मैं उसको करूं। एक एक छल और एक एक पल, एक एक पल मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए लगाया है, अपने 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया है। हमने पूरे प्राणों प्राण से सेवा की है और एक रास्ता बनाया है। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि मेरे प्रदेश के लोग, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, हमारे सब बच्चे ऐसी सरकार यहां पर चुनेंगे जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगी और उनके साथ कदम मिलाकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर निशाना साधा। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी ने ब्राह्मण, वैश्य और दलित का गुणा भाग करके टिकट का बंटवारा किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट में सिर्फ 70 उत्तराखंडियों को टिकट देगी। उनकी सोच है। हमारी लिस्ट जब जारी होगी तो हम कहेंगे इतने उत्तराखंडी, और उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के द्वारा इन लोगों की लिस्ट जारी हुई है। हमारे यही तो, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। एक तरफ है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, गवर्नेंस। मैंने अभी आपसे लगभग 50 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बार भी कोई जाति की बात करी, कोई धर्म की बात करी? मैंने कहा रोजगार, मैंने कहा अच्छी शिक्षा, मैंने कहा अच्छा स्वास्थ्य, मैंने कहा महंगाई से निजात, मैंने कहा भ्रष्टाचार से निजात। ये इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसलिए हम चुनाव, जब हमारी लिस्ट जारी होगी तो हम कहेंगे हमने 70 उत्तराखंडी, उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड के लिए ये लिस्ट जारी की। तो ये हमारे और उसमें मौलिक, भारतीय जनता पार्टी में मौलिक अंतर ही यही है। ये बता सकता हूं कि जो मैं उत्तराखंड में घूम रहा हूं, जो मैं इनपुट जो रिसीव कर रहा हूं आप लोगों से राह चलते लोगों से, पूर्ण बहुमत नहीं, मैं कहता हूं आपको 2/3 से ज्यादा बहुमत की कांग्रेस सरकार।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं। मैं हरक सिंह रावत के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाला कौन हूं? मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी है। ये फैसला तो पार्टी आलाकमान को करना है। हरक सिंह रावत मेरे लिए छोटे भाई की तरह, उन्होंने मंत्री रहते अच्छा काम किया है। हरीश रावत ने आगे कहा कि हरक सिंह रावत ने 18 मार्च को जो किया वो जनता ने देखा। उनका अपराध जनता से था। उन्होंने जो किया उसकी वजह से उत्तराखंड को नुकसान हुआ। सुनिए। एक ऐलान तुम्हारा स्पष्ट है कि हम 70 सीटों पर लड़ाएंगे और लड़ाई का नेतृत्व करेंगे, और मैं समझता हूँ इस ऐलान में सब चीज इनकम्पास करता है। ये तो खाली टेक्निकलिटी का मामला है कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। मैं तो 70 की 70 सीटों पर लड़ूंगा। तो यकीनन सर सत्तारूढ़ हरीश रावत के भरोसे कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव में दिख रही है, तो फिर सीट के ऐलान करने में क्या दिक्कत? देखिए, आपको रणनीतिक तौर पर निर्णय करना पड़ता है, क्योंकि आज जिस तरीके से इलेक्शन के मेथोडोलॉजी में चेंज आ रहा है, उसमें मुझे निर्णय ये करना पड़ेगा कि लड़ना कंड्यूसिव है या जो है कैंपेन करना ज़्यादा उपयोगी है। हरक सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है, और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मान्य होगा। लेकिन सर उनको दिख रहा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ। जज ये दो लोग हैं, तो माइनस क्या दिख रहा है? बल्कि सीएलपी 30 से व्यक्ति हैं, तीनों को जज करना है। दो टिकट सर मांग रहे हैं, एक एक टिकट पर जो है कई दावेदार उत्तराखंड में आपके पास हैं। ऐसे में उनकी मांग को ये सब इन 3 लोगों को जज करना है। तो सर उसे खत्म कर दिया। कांग्रेस भगवान की तरीके से है, उसके बहुत सारे भक्त होते हैं। कोई हर भक्त साफ सुथरा हो ये जरूरी थोड़ी है। तो कोई भी भक्त हो सकता है, और भक्त कैसे देवता को प्रसन्न करना चाहता है, ये भक्त और देवता के बीच की बात है। तो कल सर देखिए, हम याचक हैं। हम तो जनता जनार्दन के सामने याचना कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान यदि हमसे प्रसन्न हैं तो हमको इतना बहुमत दे दीजिए कि भाजपा वाले शैतानी न कर सकें, पिछली बार की तरीके से सरकार को अस्थिर न कर सकें, जैसे और राज्यों में ये अस्थिरता का खेल करते हैं, वो उत्तराखंड में न कर सकें। हम एक स्थिर, मजबूत और ऐसी सरकार दे सके जो डेली उत्तराखंड के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके। हम ऑलरेडी 35-40 टिकटों का वो अंतिम रूप दे चुके हैं। ये पार्टी के ऊपर है, कभी भी उसका ऐलान कर। देखिए, मैंने मेरी परिवार की वजह से मैं एक बात कह सकता हूँ, कोई असमंजस खड़ा नहीं किया जाएगा। पार्टी निर्णय जो करेगी, 1 लड़ा दे, 2 लड़ा दे, न लड़ाए, ये पार्टी को निर्णय करना है। और देखिए, काम करना हमारा दायित्व था। मेरे बेटे भी, मेरी बेटी भी कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। मेरी बेटी बेटी की हैसियत से नहीं है। मेरी बेटी जो है मेरी समझ से किसी भी महिला से ज़्यादा समय से काम कर रही है और ज़्यादा काम करती है, किसी से कम काम नहीं करती है। लेकिन यदि बेटा भी, तो ये पार्टी को निर्णय करना है। उसी आड़ में जो बाकी लोग अपने उत्तराधिकार को लेकर खड़े हैं, मैं उत्तराधिकार के सिद्धांत को के हिसाब से नहीं सोचता। मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नहीं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत को पार्टी कभी न कभी रिकॉग्नाइज करेगी। मेरी बेटी है 4थी बार आवेदन कर रही है, बेटा 3री-4थी बार आवेदन कर रहा है। भगवान के वहाँ बहुत बार हाथ जोड़े जाते हैं, कभी खुश हो जाता है, कभी नहीं भी होता खुश, लंबे समय तक नहीं खुश होता। तो देखें, हरक सिंह रावत को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और दावेदारों की टेंशन बढ़ी हुई। बहरहाल इन सभी अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े नेता सोनिया गांधी से डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुलाकात कराने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने 2016 के प्रकरण के संबंध में पहले जानकारी जुटाई और उसके बाद हरक सिंह रावत से मिलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के 3 बड़े चेहरे भी राहुल गांधी से डॉक्टर हरक सिंह रावत की पैरवी कर रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हरक सिंह रावत के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता के बाद हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की सभी अटकलें खारिज कर दी। से ये सूचना आई है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में आ रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के कांग्रेसजनों के हमारे पास फ़ोन आने शुरू हुए थे कि भाई जिन लोगों ने हमारी सरकार तोड़ी है, पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल रहा है, कांग्रेस सड़कों पे थी, कांग्रेस के संगठन ने लगभग 500
विरोध प्रदर्शन किए थे उस टाइम पे। और अगर वो सिर्फ इस खातिर कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और मैं आऊँगा तो और 1-2 सीटें पड़ जाएंगी, तो इस बिना पे जो है कांग्रेस ने उनका विरोध किया कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो खेत सजाया है, जो फसल बोई है, उस फसल को काटने के लिए जो है कोई इस प्रकार से हमारे कांग्रेस के संगठन की मेहनत पे अतिक्रमण नहीं कर सकता। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। शेष सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बची 11 सीटों पर बाद में नामों का ऐलान किया जाएगा। अभी स्थिति में नहीं रहा क्या? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग जो है वो चल रही है और आज सीईसी की मीटिंग होनी तय थी, कल से ही तय है। वो मीटिंग भी अब चल रही है और हमारी भी लिस्ट आप देखिए शाम तक आ जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी का देखिए कोई लोकतंत्र तो है नहीं उनके अंदर, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उसका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि लिस्ट जब आउट हो तो उसके बाद किसी भी तरीके का विरोध या गतिरोध पार्टी को झेलना पड़े। इसलिए जो प्रबल दावेदार है जिसका टिकट हो रहा है, उसके अलावा जो दावेदार है उनसे बात करके सामंजस्य और उनका विश्वास में लेने का कार्य किया जा रहा है। बस आप आज भर का इंतजार और करिए, हमारी लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली लेट इवनिंग तक जारी हो जाएगी। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को बीजेपी हाईकमान ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद सुबोध उनियाल अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुबोध उनियाल ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जिस विश्वास के साथ प्रत्याशी बनाया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 4 बार इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर चारों बार जिताया। एक जब मैं 4 वोट से हारा था तब भी जनता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मुझे जिताया था, वो तो पोस्टल बैलेट की धांधली में मुझे 4 वोट से हराने का काम किया गया। तो ये क्योंकि मेरे साथ जो 30-35 वर्षों से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता के बल पर ही राजनीति होती है और कार्यकर्ताओं को छोड़कर कहीं दूसरी सीट पर जाना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होता। और दूसरा, जिस सीट पर आपको परंपरागत सीट से लड़के, एक तो आपको उनकी सारी समस्याओं की जानकारी होती है और क्या क्या विकास किया जाना है इसका आपके पास एक रोड मैप होता है। नई कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा एक इस तरह की होती है कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी जाओगे, नया रोड मैप बनाओ। तो ये पार्टी ने मेरी बात को स्वीकार किया और एक बार फिर मुझे अपना विश्वास प्रकट किया। उत्तराखंड में दल बदल और हरक सिंह रावत को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हरक सिंह रावत दबाव की राजनीति कर रहे थे, इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता है, जिसके चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। साथ ही उन्होंने दल बदल को लेकर कहा कि ये परंपरा गलत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक बार के लिए इंसान पार्टी बदल सकता है, पर बार बार पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं है। देखिए, वो चले गए। मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज़ रही है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं, और वो बने रहते तो शायद अच्छा रहता। और पार्टी ने हर प्रकार से अपने सदस्य को या अपने मंत्री को बनाए रखने का हर प्रकार से प्रयास किया, लेकिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे परिवारवाद की कोई जगह नहीं है और इस प्रकार के दबाव की भी हमारे यहाँ पे कोई विशेष जगह नहीं होती है, जिसका संदेश जो है पार्टी ने उनको निष्कासित करके दे दिया है। और मैं समझती हूँ कि यह कार्रवाई को लेकर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारे आम जनमानस की भावना भी यही है कि किसी चीज़ की भी कोई अति की भी कोई सीमा होनी चाहिए, तो शायद वो सीमा पार कर गए थे और मुझे लगता है कि एक उचित कार्रवाई की गई। टिकट उतनी अपनी पीड़ा होती है और मैं समझती हूँ कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दल बदल करने से पहले अपने प्लेटफॉर्म पे सब बातें जो है वो की जानी चाहिए। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक ठीक परंपरा नहीं है और शायद एक बार तो आदमी की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन किसी चीज़ को लोग बार बार पुनरावृत्ति करें तो वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो ब्लैकमेलिंग है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं।
पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद और उसके बाद संतों की गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद पर अब निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म संसद अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, जिसमें धर्म, समाज और देश हित वाले संतों का होना आवश्यक है। जल्द ही वो वरिष्ठ संतों के साथ बैठक पर इस मामले पर कोई निर्णय लेंगे। मैं उस दौरान बाहर था, यहाँ था नहीं, तो मैं तो केवल इतना कहूँगा कि धर्म संसद अनादिकाल की परंपरा है। धर्म संसद जो धर्माचार्य हैं उनकी जो सामूहिक गोष्ठी हो उसे धर्म संसद कहते हैं। तो धर्म संसद से देश को और समाज को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो धर्म संसद में जो राष्ट्र हितैषी लोग हैं, धर्म हितैषी लोग हैं, समाज हितैषी लोग हैं, ऐसे धर्माचार्यों का होना अत्यधिक आवश्यक है। और आज नहीं, अनादिकाल से धर्म संसद होता है। लेकिन गुरुजी जिस तरह से हैं, या उनको क्या, किसको क्या सलाह देंगे आप? कहीं न कहीं इन बातों को मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ उस समय यहाँ था नहीं, जब भी धर्म संसद यहाँ हुआ तो मैं उसमें था नहीं, मैं बाहर था, इसलिए उस विषय का मुझे बहुत जानकारी नहीं है। और मैं उस पे बहुत शीघ्र कोई न कोई निर्णय हम लेंगे और हम आपस में बैठक करके हम उस पर विचार करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर अल्मोड़ा प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर जगह जगह बैरियर लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही। इस दौरान कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने लोधिया चेक पोस्ट पर एक 4 पहिया वाहन की चेकिंग की, जिसमें से 1,37,000 रुपए कैश बरामद हुआ, जिसको लेकर चालक से पूछताछ की गई। कोई वैध कागजात न दिखा पाने पर आवश्यक कार्रवाई के लिए रिटर्निंग अफसर को रिपोर्ट सौंप दी गई। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 21 तारीख को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं 22 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित करेगा, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 25 फरवरी से मौसम साफ रह सकता है। जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक का दो का स्थानों पर जो है बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। उसके बाद 22 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो 22 तारीख है उसमें उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर और कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। यही सिलसिला 23 को भी जारी रहेगा और 23 तारीख को भी उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही 22 और 23 तारीख को उत्तराखंड के 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। इसके अलावा 22 तारीख को उत्तराखंड के जो हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल जनपद हैं, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। 22 और 23 को जो ये एक्टिविटी मेन रहेगी और उसके बाद 24 से जो है वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। ज़्यादातर जो एक्टिविटी केवल पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कुछ स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी के रूप में रह सकती है। उसके बाद 25 तारीख से जो है मौसम साफ हो जाए। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि जिले में 11 विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के नामांकन कलेक्ट्रेट में होने हैं, जिनको लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। साथ ही शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। डीएम ने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान कोविड नियमों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। कल से नामांकन कार्य प्रारंभ होंगे, उसके लिए हम लोगों की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभाएं सीट आती हैं। इन सभी 11 सीटों का नामांकन कलेक्ट्रेट में ही किया जा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके लिए अवगत भी करा दिया गया है। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भी लोगों को अवगत करा दिया गया है। अलग अलग कक्ष निर्धारित हुए हैं और प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन लिए जाएंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह चुनाव एक कोविड की महामारी के दौरान हो रहा है। इसमें माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं, किसी भी प्रकार का जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित है। कक्ष में भी केवल प्रत्याशी और उसके 2+2 लोग ही अंदर प्रवेश पाएंगे। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर आप जैसा विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस को भी डर सताने लगा। जानकारी के मुताबिक काशीपुर पुलिस ने आगामी चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए 4 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस आपराधिक वारदातों में संलिप्त लोगों पर लगातार निगाह बनाए हुए। आपको बता दें कि शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इसके लिए सभी थानों और चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस लगातार आपराधिक छवि वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसती जा रही। लोग जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या उन पे कोई अभियोग पंजीकृत हैं या किसी तरह से वो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं या किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की आशंका कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और 107-16 CRPC और जिला बदर तक की कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। इसी में अभी कुंडा से भी 2 थाना कुंडा क्षेत्र से 2 लोगों को इसमें जिला बदर किया गया है और अभी काशीपुर कोतवाली के भी अभी 2 लोगों के आदेश प्राप्त हो गए हैं। तो लगातार हर थाना क्षेत्र में इस तरह से कार्रवाई के लिए सभी SO SHO को निर्देशित किया गया है, सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के जो भी लोग हैं उन पे कड़ी निगरानी करके उनका पूरा आपराधिक जो है रिकॉर्ड निकाल के उन पर तत्काल कार्रवाई। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में पहले से ही 2 फीट से अधिक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित नीली माड़ा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही, जिससे नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपथ समेत दर्जनों चोटियां बर्फ से ढक गई हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में बुधवार से लगातार बारिश हो रही। उत्तराखंड में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने चुनाव के मद्देनजर नैनीताल की जनता से मिलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हाईकमान के फैसले के बाद वो राज्य के साथ विकास की राह चलेंगे। नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने आज मल्ली ताल बाजार क्षेत्र में जाकर जनता से मुलाकात की। जनता से मिलने के बीच मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने प्रदेश में सरकार बदलने का मन बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगातार जन समर्थन मिल रहा और आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। डबल इंजन की सरकार रही है। जिस तरीके से निरंतर बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान त्रस्त है, आम जनमानस त्रस्त है, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन की बयार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हमारी तैयारियां पूरी तरीके से हैं और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि जन आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है और 2022 में पुनः कांग्रेस की सरकार राज्य में स्थापित होने जा रही है। जीतो क्योंकि पार्टी हाईकमान का जो भी निर्णय आएगा, निश्चित तौर पर हम सबका एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक ही मकसद है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, विकास के नारे के साथ ही कांग्रेस हमेशा जनता के बीच गई है। निश्चित तौर पर नैनीताल विधानसभा के सर्वांगीण विकास के साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा संकल्प है और हम सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच जाएंगे। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।